हाय एवरीवन, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का यूनिट वाइज यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से मैंने अनअकैडमी का कोर्स ले रखा है और उसका मैं पूरा कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा और हो सके तो आप लोग भी मेरे साथ याद करते चलें। ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है और हमें भी एग्ज़ाम देना है 2020 में। मैंने 2 अटेम्प्ट पहले भी दे चुके हैं और एक अटेम्प्ट में पीटी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मेंस नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ यदि जो भी विद्यार्थी हैं, हम भी एक विद्यार्थी हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज क्या करते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में प्रतिक्रिया। बंगाल विभाजन के कारण शुरू करते हैं आज, है ना। आज बंगाल विभाजन के कारण शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन के आज कारण शुरू करते हैं। चलिए, और मैंने हिंदी का कोर्स भी ले रखा है डॉक्टर विकास विकृति का, जो दृष्टि है इसका फाउंडर हैं, तो वो भी धीरे धीरे मिलेगा। और बंगाली विभाजन के कारण, बंगाल विभाजन को लेकर मुख्यतः 3 कारण सामने आते हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल एक बड़ा प्रांत था, जिसके कारण इसके कुशल एवं प्रभावी प्रशासन संचालन करने की कठिनाई आती थी, इसलिए बंगाल विभाजन किया गया। दूसरा, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राजकोट नीति से प्रेरित था, क्योंकि इस समय कांग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में स्थापित हो रही थी तथा जन आकांक्षाओं की यही व्यक्ति के माध्यम से बन रही थी। पूर्वी बंगाल से मुसलमान और जबकि बंगाल से हिंदू प्रांत शामिल थे। और तीसरा, सबसे प्रमुख कारण यह था कि बंगाल इस समय राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा था। अतः बंगाल के विभाजन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी, इसलिए बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरअसल बंगाल उस समय सबसे संपन्न प्रदेश था तथा अन्य भारतीय क्षेत्रों के हित में इससे जुड़ी हुए थे, जो कहीं न कहीं बंगाल का विभाजन होने से प्रभावित हो रहे थे। गर्मपंथी बंगाल के विभाजन की सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया के व्यक्ति का माध्यम बने। सर्वप्रथम बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी एवं बहिष्कार जैसे उपकरणों का सहारा लिया गया, यानी अपने देश के ही चीज़ों का यूज करेंगे, जो ब्रिटेन से आया उसका यूज नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन एक प्रकार का भूमिका बंगाल में युवकों की निभाई गई। उन्होंने स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया और जिसे विदेशी वस्त्रों को होली जलाई, यानी विदेशी वस्त्र जो भी थे उसको जला दिया और स्वदेशी जो हमारे देश में निर्मित कपड़े थे उनको पहनना शुरू किया। स्वदेशी आंदोलन एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन में वे बराबर सक्रिय रहीं। बंग विकास प्रकाश सभा और उससे विरोध आंदोलन का स्वाभाविक परिणाम उग्र राष्ट्रवाद के विकास के तौर पर सामने आया। नरमपंथियों आंदोलन का कोई परिणाम सामने नहीं आया था, अतः आंदोलन धीरे धीरे गर्मपंथियों नेताओं के हाथ में आ गया। इन्होंने स्वदेशी एवं बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया है। जनता के आग्रह से वे किए सरकार के सहयोग से न करें और सरकारी सेवाओं, अदालतों, विद्यालयों, विधानमंडलों को बहिष्कार करें। बंगाल के विभाजन का सबसे सकारात्मक परिणाम यह रहा कि यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में प्रसारण हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भी बंगाल के विभाजन को विरुद्ध इस प्रकार की व्यापक प्रतिक्रिया की संभावना व्यक्त नहीं की थी। स्वदेशी आंदोलन ने देसी शिल्पकारों को कौशल तथा उद्योगों के पुनर्जीविता करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन और इसके कांग्रेस, हालांकि बंगाल विभाजन से कांग्रेस दूसरे खुलकर मतभेद भी सामने आए। नरमपंथी चाहते थे कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, जबकि गर्मपंथी नेता बंग भंग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करना चाहते थे और उसमें गर्मपंथी लगभग सफल भी हुए। बंगाल विभाजन का रद्द करना। बंगाल के विभाजन के तीव्र प्रतिक्रिया को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करना ही उचित समझा। अतः दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया, यानी दिल्ली में एक
मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें स्वयं ब्रिटेन की महारानी तथा सम्राट जॉर्ज पंचम उपस्थित हुए, यानी दिल्ली आए थे जॉर्ज पंचम और सम्राट जो महारानी थी, तथा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया, बल्कि विभाजन के कुछ भागों को पुनः बंगाल में शामिल कर दिया गया। बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को 1905 की घोषणा के अनुरूप अलग ही रहने दिया जाए। ये लोग बोले कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग ही रहेगा तो ही ठीक है। अब आते हैं नरमपंथी के उदय के कारण 19वीं सदी के अंत में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। आर्य समाज, रामकृष्ण आंदोलन जैसे उत्थानवादी संगठनों के अतीत के प्रति आत्मसम्मान और गौरव का भाव विकसित कर दिया गया। विशेषकर भारतीय युवा वर्ग अब अंग्रेजों के नक्सलवाद एवं रंगभेद की नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार कर दिया और 19वीं सदी के अंत में बंकिम चंद्र जैसे साहित्यकारों ने अपने आनंद मठ जैसे उपन्यास के माध्यम से लोगों में राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना का विस्तार किया। नरमपंथियों के आर्थिक राष्ट्रवाद ने भारतीयों ब्रिटेन के आर्थिक अंतर्विरोधों को स्पष्ट कर दिया और भारतीयों को यह अनुभव होने लगा कि उनकी गरीबी और बेरोजगारी का मूल कारण ब्रिटिश सरकार है। कांग्रेस का एक स्वरूप भी है। 19वीं सदी के अंत तक अखिल भारतीय हो चुका था और कांग्रेस अब संघर्ष तक प्रतीक बन चुकी थी। इससे भी लोगों में संघर्ष की चेतना का विकास हुआ। 19वीं सदी के अंत में महाराष्ट्र एवं बंगाल जैसे राज्यों में अकाल एवं प्लेग से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ बागानी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी को लेकर भी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह भी उग्र हो रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार न केवल उदासीन रही, बल्कि लीटन जैसे शासकों द्वारा इन परिस्थितियों में 1911 में दिल्ली में विशाल दरबार का आयोजन किया गया, जिससे अत्यधिक खर्च किया गया। ब्रिटिश सरकार की इन परिस्थितियों की जनता में आक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा था। कालांतर में इस उपेक्षा के कारण गोखले जैसे नरमपंथी नेता को यह भी कहना पड़ा कि सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। ऐसे में एक बड़ा भारतीय शिक्षित युवा वर्ग नरमपंथियों की अनुनय विनय की नीति से सहमत नहीं था और संघर्ष के लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहा था। तत्कालिक कारण क्या थे कि लॉर्ड कर्जन 1800 अब आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। पैतृक निरंकुशता। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित कर कर्जन ने निगमों के चुनाव में सरकार की भूमिका बढ़ा दी। 1904 में कर्जन ने विश्वविद्यालय एक्ट पारित कर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का ही प्रयत्न किया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन। कर्जन आधुनिक भारत का निर्माता। यह भी पक्ष था कि लॉर्ड कर्जन ने सकारात्मक कार्य सर कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग में सुधार के लिए आयोग नियुक्त किया गया। पहली बार कृषि विभाग की स्थापना, जिसके तहत अकाल में राजस्व माफी जैसी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। कर्जन के कार्यकाल में व्यापक पैमाने पर सिंचाई साधनों का विकास किया गया तथा भारत की लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। कर्जन के कार्यकाल में ही पहली बार सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत ग्रामीण जनता के साहूकारों और महाजनों के जाल से मुक्त करने के लिए प्राथमिक ऋण प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। कर्जन के समय रेलवे यातायात संचार साधनों का सबसे तीव्र गति से विकास किया गया, जिसकी नींव लॉर्ड डलहौजी के काल में रखी गई थी। 1905 में रेल माध्यमों की रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, भारतीयों के फायदा के लिए नहीं, ब्रिटिश की फायदा के लिए। भारत में प्रशासनिक सेवाओं और लाल फीताशाही को समाप्त करने तथा पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। यानी लाल फीताशाही में सुधार करने के लिए, पुलिस सेवाओं को सुधार करने के लिए, पुलिस व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए गठन किया गया। 1902 में कर्जन ने सर एंड्रयूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। पुलिस आयोग का गठन कब हुआ गया? तो पुलिस आयोग का गठन 1902
1902 में कर्जन ने इंडस फ्यूजर की अध्यक्षता, ये अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? अध्यक्ष थे फ्रेजर, इंडस फ्रेजर से याद हो जाएगा। पुलिस आयोग का गठन किया गया, पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन के कुल कामकाज की जांच के निर्देश दिए गए थे। आयोग के सुझाव के आधार पर प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया तथा केंद्रीय आपराधिक गुप्तचर का विभाग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के दौरान में ही पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 पारित किया गया, जिसके तहत पंजाब में किसानों की भूमि खरीदने के लिए सरकार की अनुमति को आवश्यक बना दिया गया। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य साहूकारों एवं जमींदारों से किसानों की सुरक्षा प्रदान करना था। इससे क्या था कि जो भी साहूकार और जमींदार हैं उनसे किसान को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। एक आता है ICC, 1904 में स्थापना होता है ICC, इसकी स्थापना 1904 में होता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। इसी को बोलते हैं आज हम लोग NCC, नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, इसके माध्यम से भारतीय राजाओं एवं सामंतों के परिवार वालों सैनिकों की प्रशिक्षण दिया जाता था। कर्जन ने भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के प्रसार तथा बेहतर नियंत्रण के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की। सांस्कृतिक संरक्षण की स्थापना, कर्जन ने प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में पारित किया। इसके द्वारा सरकार एवं स्थानीय निकायों के पुरातात्विक महत्व के स्मारकों का संरक्षण बाह्यवादी कर दिया। स्मारकों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने के कृत्य में अपराध घोषित किया गया है। बाह्य स्थिति, अंग्रेज की अजेयता की अवधारणा खंडित होने लगी क्योंकि इसी समय आयरलैंड, तुर्की तथा दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की गई। इससे भारतीयों में भी भावना प्रचलित होने लगी कि यदि संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध किया जाए तो निश्चित तौर पर ही उन्हें भारत में हटाया जा सकता है। गर्मपंथियों के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य एवं स्वरूप शोषणकारी, किंतु भारतीयों का यह आर्थिक शोषण एवं सांस्कृतिक रूप से दोनों हो रहा है। यानी भारत को सांस्कृतिक कल्चर भी यहाँ का बर्बाद हो रहा है और आर्थिक शोषण भी हो रहा है। आर्थिक शोषण की पुष्टि धन के निर्गमन सिद्धांत के रूप में दी गई, जिसे भारत की गरीबी और बेरोजगारी का मूल कारण माना जाता है। वही सांस्कृतिक शोषण को गर्मपंथियों ने भारतीयों की पहचान के साथ समाप्त करने की ब्रिटिश के रूप में समझा कि समाप्त हो ही जाएगी, लोग चल जाएगा तो ठीक है। सांस्कृतिक शोषण क्या था? गर्मपंथियों का मानना था कि प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता होती है और यदि इस समाज में कोई बुराई अथवा असामाजिक तत्व प्रवेश भी कर जाता है तो समाज के अंदर से ही सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। यानी गर्मपंथी कहते थे कि ठीक है, कोई समाज में सांस्कृतिक विषमता आ गए, कुछ इधर उधर हो गया असामाजिक तत्व में, तो समाज के द्वारा ही उसको सुधारा जाना चाहिए। जबकि ब्रिटिश शासन भारतीय समाज की बुराई को दूर करने के नाम पर पाश्चात्यवाद तथा ईसाई धर्म को भारत पर थोपने का प्रयत्न कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म अपनाइए। इस प्रकार की भारतीय सांस्कृतिक विशेषता को अंग्रेजों द्वारा समाप्त किया गया। ऐसे में भारतीयों की पहली प्राथमिकता ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की है, जिससे वह अपने आर्थिक सांस्कृतिक शोषण को समाप्त कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ये था कि स्वराज, स्वशासन, सांस्कृतिक स्वराज, धार्मिक स्वराज, ये सब को मजबूती प्रदान करना। स्वशासन क्या है? लंबे संघर्ष की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्र के रूप में संगठित करना, ये भी एक स्वशासन ही है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी एक स्वशासन ही है। सांस्कृतिक स्वराज, सांस्कृतिक स्वराज क्या है? पाश्चात्य संस्कृति से मुक्ति। धार्मिक स्वराज क्या है? ईसाइयत से मुक्ति। राजनीतिक स्वराज क्या है? व्हाइट मैन बर्डन से मुक्ति, यानी गोले और काले आदमी से भेद। राष्ट्र के रूप में संगठन, राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? एक निश्चित भूगोल में रहने वाली जनसंख्या में सामुदायिक निष्ठा का केंद्र बिंदु हो जाए। गर्मपंथियों के अनुसार यह राष्ट्रीयता वर्तमान भारतीय समाज में सुषुप्त अवस्था में है और भारतीय समाज जाति अथवा भाषा आदि को आधार पर बटा हुआ है। चूँकि हम एक गुलाम देश हैं, इसलिए राष्ट्रीयता के स्वतंत्र एक प्रतीक चिन्ह नहीं है। अतः भारत के राष्ट्रवाद के विकास में
धर्म आकर्षण का केंद्र बिंदु हो सकता है, जो भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव विकसित कर देगा। भारतीयों में आत्मगौरव में आत्मसम्मान की भावना का उत्पन्न होना चाहिए। शक्ति की आराधना, स्वराज, स्वधर्म, गीता का निष्काम कर्म, भारतीय भूगोल का मानकीकरण, शक्ति की अवधारणा, दुर्गा पूजा, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, गीता का निष्काम, अधर्म पर धर्म के विजय के प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। अधर्म पर धर्म के विजय के प्राणी की आहुति दे देनी चाहिए, गीता का निष्काम है ये। भारतीय भूगोल का मानवीकरण, भारत माता की अवधारणा। अब आते हैं स्वराज। स्वराज मीन्स आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता। तो देखते हैं आत्मनिर्भरता के बारे में। गर्मपंथियों ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए माना अंग्रेजों को भारत में रहने के कारण समाप्त किया जाना चाहिए। अतः स्वदेशी और बहिष्कार को राष्ट्रवादियों ने प्रमुख उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। स्वदेशी के अंतर्गत स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया, जबकि बहिष्कार के अंतर्गत प्रत्येक विदेशी वस्तु का बहिष्कार किए जाने की रणनीति अपनाई। गर्मपंथियों के अनुसार स्वदेशी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रवादी मूल्यों को बढ़ावा देने तथा नैतिकता वाली हो। साथ ही मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने के महत्व पर भी बल दिया गया। इसके अलावा गर्मपंथियों ने तकनीकी शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया, यानी टेक्नोलॉजी पे भी। गर्मपंथियों का मानना था कि स्वदेश की इस अवधारणा को बढ़ाने के लिए अक्रिय संघर्ष एवं रणनीति का प्रयोग करना होगा, जिसका मुख्य उपकरण बहिष्कार विदेशी शिक्षा वस्तु एवं संस्थाओं का था। यानी विदेश के जितना भी चीज़ें शिक्षा प्रणाली है वो बहिष्कार कर दो, जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ का ड्रेस वगैरह जितना भी है सब उसको बहिष्कार कर दो। यदि भारतीय अक्रिय संघर्ष की रणनीति में सफल हो गए तो वह अंग्रेजों द्वारा भारत में रहने का औचित्य समाप्त हो जाएगा, स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, यानी आत्मनिर्भरता हो जाएगा, भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा। गर्मपंथी आंदोलन का विकास। बंगाल विभाजन के सैद्धांतिक कारण क्या थे? तो तत्कालीन बंगाल की जनसंख्या संपूर्ण यूरोप की जनसंख्या से भी अधिक थी। अब बता सकते हैं कि बंगाल की जनसंख्या इतना था कि पूरा यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, विदेश वाला एक पार्ट, वहाँ का उतना जनसंख्या नहीं था, इतना जनसंख्या बंगाल का था। अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए इसके विभाजन का आवश्यक माना। फिर अंग्रेज सोचे कि नहीं, इसको विभाजित करिए देंगे तो अलग है, अलग अलग हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, फिर वहाँ का पुलिस व्यवस्था चलाने में, कोर्ट कचहरी चलाने में ये सब आसानी हो जाएगा। उदाहरण के लिए 1866 में पहली बार सर स्टिफोर्ड द्वारा प्रशासनिक आधार पर बंगाल के विभाजन का प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव उड़ीसा के अकाल के समय रखा गया था ताकि बंगाल के प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाया जा सके। 1874 में असम के सिलचर, जहां बंगाली लोगों की संख्या अधिक थी, को प्रशासनिक आधार पर बंगाल से अलग किया गया। इसके अलावा 1896 में असम के मुख्य कमिश्नर ने ढाका, चटगांव एवं मेमन सिन्हा जैसे क्षेत्रों में बंगाल से अलग करके असम में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य आधार प्रशासनिक बताया तथा इसके पीछे का कई तर्क भी प्रस्तुत किए गए, किंतु वास्तविकता की ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी और साथ ही हिंदू मुस्लिम के माध्यम सांप्रदायिक तनाव का आधार भी निर्मित कराना चाहती थी। बंगाल विभाजन के पीछे का तर्कजन अंतर्निहित उद्देश्यों भी यही था कि वह बंगाल हिंदू मध्यम वर्ग के उत्पन्न राष्ट्रवादी को कमजोर करें। इसलिए विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में भाषाई आधार पर बांग्ला अल्पसंख्यक समुदाय का बन गया, तो दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल को मुख्यतः बांग्ला भाषी, वहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम मानसिकता का उदय हो गया। क्योंकि कर्जन ने बंगाल विभाजन के समय एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह बताया था कि पूर्वी बंगाल को तथा उसकी राजधानी ढाका को मुस्लिम संस्कृति के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित करना चाहते थे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? तो संपूर्ण कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। कांग्रेस बोला कि नहीं, बंगाल विभाजन नहीं होगा। किंतु आंदोलन के स्वरूप को लेकर कांग्रेस में आंतरिक मतभेद हो गया और ये जो आंदोलन को लेकर के कांग्रेस में इधर उधर मतभेद हो गया कि नहीं, क्या होगा। नरमपंथियों के अनुसार बंगाल विभाजन एक क्षेत्रीय मुद्दा था। नरमपंथी का अर्थ है कि चलिए एक क्षेत्र का मुद्दा है, अतः अखिल भारतीय स्तर पर इसका प्रतीकात्मक विरोध होना चाहिए था और आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए था। और जो अखिल भारतीय वाले कहते थे कि नहीं, ये जो
संस्था है, इसको लिमिट रखना चाहिए, इसको बंगाल ही तक रखना चाहिए। साथ ही आंदोलन के उपकरणों के लिए संवैधानिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। किंतु गर्मपंथियों का मानना था कि बंगाल